हाँ ठीक है, तो क्लास 8 मैं आज 8 चैप्टर भी दे देता हूँ। ठीक है, और फिर आपको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, बेशक टाइम दे दूंगा, थोड़ा सा आप लोग कर लेना और उसके बाद सेंड कर देना। ठीक है, कुछ लोग तो है ही ऐसे कि वो आराम आराम से अपनी मर्जी से करते रहेंगे। ठीक है, कुछ को तो मैं कहता हूँ भाई काम सेंड करो तो गायब हो जाते हैं। है यहाँ पर नहीं? हाँ मैं दे दूंगा आज काम। ठीक है, कुछ लोगों को मैंने कहा मुझे काम सेंड कर देना, वो है यहाँ पर नहीं है, और उन्होंने मुझे काम सेंड नहीं किया, उसको 1 हफ्ता हो गया। है कुछ लोग, वो आवाज भी नहीं निकालेंगे अब। अब वो बोलेंगे भी नहीं यहाँ पर, देखो चुप करके बैठे हुए होंगे। तो इनको मोहलत दे रहा हूँ मैं, खुद से समझ ले और जल्दी से सेंड कर ले काम। नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बता रहा मैं आज, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में नाम भी बताऊंगा और सबके सामने ना फिर बोलूंगा भी मैं। ठीक है, अब अगर मेरी बात जो है ना आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बोलूं और आप जो है आराम से बैठो इग्नोर करके, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और पहली बात ये याद रखना, मैं कोई चीज़ भूलता नहीं हूँ, सब याद रहता है मुझे। तो इसलिए जब मैं किसी को कुछ बोलूं तो फिर वो काम करे, क्योंकि वो मैं भूलने वाला नहीं हूँ कि मैं भूल जाऊंगा उस चीज़ को। ठीक है, तो जो भी है वो बंदा वो खुद को समझ ले, पहचान ले, अपने आप को पहचान चुका होगा बल्कि वो, तो वो मुझे आज काम सेंड करे, कल तक सेंड करे बेशक। और रुबाब तुम भी ना अब काम में सुस्त हो गई हो, शुरू शुरू में 1 2 चैप्टर 3 चैप्टर दे दिए, उसके बाद काम गायब हो गया। हाँ गुड मेमोरी, मैं आपको बताता हूँ बेटा, गुड मेमोरी, मेरी मेमोरी तो गुड है, लेकिन आपकी मेमोरी ना बचपन में ही खत्म हो गई है। चलिए, ओके डन हो गया। चैप्टर 2 हमें स्टार्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत गौर से सुनना। ठीक है, बातें बातें खत्म करो अब, फिनिश द डिस्कशंस ओवर हियर। ठीक है, जैनब, एल्सा एंड रुबाब एंड रेजा वगैरह सब, अब बातें बंद करो। ठीक है, लेट्स मूव टू द टॉपिक, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज, थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर, और हर एक टॉपिक जो है वो दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा आपको। सो दैट्स व्हाई यू आर सपोज टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ठीक है, इसका डिफरेंट, मैंने डिफरेंट उसमें इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिफरेंट पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम पोर्शन नंबर 1 इसका भी कर रहे हैं। पहला पोर्शन, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इस चैप्टर का नाम है। लेकिन इस चैप्टर को मैंने बाइफ्रिकेट किया है डिफरेंट हिस्सों के अंदर। तो पहला हिस्सा जो हमारे पास है वो सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन है। तो पहले तो हम देखेंगे कि भाई सेल को किस तरह से डिस्कवर किया गया था, इसकी थ्योरी कैसे फॉर्मुलेट हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम सेल के स्ट्रक्चर पे जाएंगे, उनके फंक्शंस को देखेंगे कि वो काम क्या क्या करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेल्स क्या है? सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट्स। ये क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट्स है, एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मीन्स के इनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं। तो इससे मतलब क्या हुआ? इससे मतलब ये हुआ कि सेल को डिस्कवर करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, एक सिंगल सेल को डिस्कवर करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़ी थी कि माइक्रोस्कोप के जरिए हम उसको देखें। तो जब इनिशियली हम सेल को डिस्कवर कर रहे थे तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आता था। इस वजह स्ट्रक्चर जो कि इनिशियली डिस्कवर करते हुए नजर आ रहा था हमें। रॉबर्ट हुक वाज अ साइंटिस्ट जिसने गैलीलियो ने जब माइक्रोस्कोप बनाया तो उसके बाद रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिसने ये वाला स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। इट्स जस्ट लाइक अ हनी कॉम स्ट्रक्चर, ये हनी कॉम की तरह स्ट्रक्चर होता है, आपने शायद का छत्ता देखा होगा, वैसे ही स्ट्रक्चर्स है ये। और जो रॉबर्ट हुक है उसको नजर क्या आया था? उसको ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर्स नजर आए थे, ऐसे सेल्स, ये स्ट्रक्चर नजर आए थे, हॉलो ऑब्जेक्ट्स नजर आए थे। तो बेसिकली इसको नाम सेल इसलिए दिया गया क्योंकि सेल का मतलब होता है हॉलो ऑब्जेक्ट।
ठीक है, हॉलो थिंग। तो या सेल आप देखते हो ना, हम एक रूम को भी सेल कहते हैं, चैम्बर को भी सेल कहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, इसमें बहुत सारे चैम्बर्स है, इसमें बहुत सारे हॉलो स्पेसेस है। तो इन चैम्बर्स की वजह से, इन हॉलो स्पेसेस की वजह से इनको सेल का नाम दिया गया। ठीक है, इनको सेल का नाम दिया गया। इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इसको तकरीबन 1665 में डिस्कवर किया था, मिड 1600s के अंदर, मींस के 1665 में उसने इसको डिस्कवर किया था। और उसने क्या डिस्कवर किया? सिल्वर कॉर्क को, सिल्वर ऑफ कॉर्क उसने रखा था। और ये सिल्वर ऑफ कॉर्क को रखने के बाद उसने उसको क्या नजर आया था? रॉ ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस नजर आया था। इस तरह से एम्प्टी बॉक्सेस नजर आई थी उनको। These raw of empty boxes was coined the term cell. एम्प्टी बॉक्स को ग्रीक लैंग्वेज में सेल कहते हैं। ठीक है, तो उसने इसको सेल का नाम दे दिया क्योंकि उसको एम्प्टी बॉक्सेस नजर आ रही थी। तो उन एम्प्टी बॉक्सेस की वजह से उसने इसको किस चीज का नाम दिया? उसने इसको सेल का नाम दे दिया। सो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 इन द स्लिवर ऑफ कॉर्क। कॉर्क का जो ऊपर बिल्कुल ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, कॉर्क के ऊपर वाला हिस्सा मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप किसी चीज से देख सकते हो, आप इसको देख सकते हो फ्रॉम अनियन। अनियन का एक छिलका ले, ठीक है, और उसमें से फिर उसके अंदर जो हल्का सा, उसके अंदर जो एक पतला सा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वो मेम्ब्रेन निकाल लो उसमें से। और उस मेम्ब्रेन को निकालने के बाद आप उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखो। जब आप उस मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप में रख के देखेंगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर नजर आएगा जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, ऐसे हॉलो बॉक्सेस नजर आएंगे। तो ये जो हॉलो बॉक्सेस थे, ये जो रॉज ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस थी, ये हॉलो बॉक्सेस को इसने सेल का नाम दे दिया। दिस वाज हाउ द सेल वाज डिस्कवर्ड। ये सेल इस तरह से डिस्कवर हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं सेल थ्योरी किस तरह से फॉर्मुलेट हुई थी। सेल की एक थ्योरी है जिसके 3 बेसिक पॉइंट्स है। तो इस सेल थ्योरी को 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, या 3 साइंटिस्ट ने इसको डिस्कस किया था। एक का नाम था ट्यूडर शिवान, ठीक है, दूसरे का नाम था मैथियस शील्डन, और तीसरे का नाम था रोडोल्फ विर्शो। ये 3 साइंटिस्ट थे। फर्स्ट वन in the year 38 and 39, 1838 and 1839, the scientists whose name is Tudor Shivan and Matthias Sheldon. One was zoologist, the other is a botanist. इन्होंने एक पॉइंट डिस्कवर किया सेल के बारे में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा all living things are made of cell. सारे living things किससे बने हैं? सेल से बने हैं। ये पॉइंट्स जो है, ये एनिमल और प्लांट्स के बारे में शिवान और शील्डन ने कहा था। शील्डन ने इसको एनिमल्स के बारे में कहा था, शिवान ने इसको प्लांट्स के बारे में कहा था। ठीक है, तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, तमाम लिविंग थिंग्स सेल से बने हुए हैं। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द सेल थ्योरी, जो कि बना था इन 1939 1938। उसके 50 साल बाद इन द ईयर 1889 के अंदर फिर जो है रोडोल्फ विर्शो, एक और साइंटिस्ट थे, उसने सेल डिवीजन को पढ़ा। और सेल डिवीजन पढ़ने के बाद उसने एक और पॉइंट बनाया, और उस पॉइंट में उसने कहा कि जितने भी सेल्स है वो पुराने सेल्स से आते हैं। यानी पहले के जो मौजूद सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और उनके डिवीजन से न्यू सेल्स बनते हैं, और इस तरह से सेल जो है उसकी तादाद बढ़ती रहती है। ठीक है, तो सेल थ्योरी के अंदर जो जो 2 मेन पॉइंट्स थे, ये इस तरह से डिस्कवर हुए थे। वन वाज इन द ईयर 1839, द अदर वाज इन द ईयर 1889। ये इस तरह से हमारे पास जो ये चीजें डिस्कवर हुई थी। अब आ जाते हैं कि सेल थ्योरी के अंदर है क्या, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सेल थ्योरी क्या है, इसके मेजर पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी, there are 3 points of a cell theory. Okay, the first point, all living things are made up of cells. सारे लिविंग थिंग्स किससे बने हुए हैं? सारे लिविंग थिंग्स जो है वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है, एक सेल से बने हैं। और इसी पॉइंट से एक और पॉइंट बना था कि सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तमाम लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? वो सेल है। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया कि सारे के सारे लिविंग थिंग्स जो है वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। ठीक है, a smallest living organism is made up of one cell and then it can be made up of multiple cells. जो कि लार्जर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टीपल सेल से बने हुए होंगे। तो पहले पॉइंट में से यही पॉइंट हमारे पास निकल आया कि all living things are made up of cell. सेकंड,
स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज द सेल। तो सेल जो है वो तमाम ऑर्गेनिज्म का क्या है, वो उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। यानी आपका स्ट्रक्चर, आपका फंक्शन, आपका एक सेल डिटरमाइन करता है कि हाउ कैन बी योर स्ट्रक्चर एंड हाउ कैन बी the functions of your cell, the function of your body that can be determined by a single cell। ये एक सिंगल सेल डिटरमाइन करता है, क्योंकि सिंगल सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये डीएनए और क्रोमोसोम आपकी पूरी बॉडी को डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज हाउ द सेकंड पॉइंट वाज डिस्कवर्ड। द थर्ड पॉइंट जो कि हमारे पास डिस्कवर हुआ था वो सेल डिवीजन के बारे में था। सेल डिवीजन के बारे में ये था कि जो पुराने सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो पुराने सेल्स डिवाइड होते हैं, एंड आफ्टर द डिवीजन ऑफ द ओल्डर सेल्स उसमें से न्यू सेल्स हमारे पास बनते हैं। सो ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम फ्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑलरेडी पहले से जो मौजूद सेल्स हैं, उन मौजूद सेल्स में से हमारे पास क्या बनता है, उन मौजूद सेल्स में से हमारे पास न्यू सेल्स बन रहे होते हैं। दिस वाज हाउ द सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड। दिस आर द 3 पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। Smallest living unit of structure and function of all living organisms is the cell. All cells arises from the pre-existing cells. So ये 3 पॉइंट्स थे हमारे पास सेल थ्योरी के अंदर। किसी का कोई क्वेश्चन है सेल थ्योरी के बारे में? जी, सकीना क्या पूछ रही हूँ, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग सेल्स? वो तो अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना आगे, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो यू विल गेट इट। वी विल सी द, देखिए सर जी, व्हाई सेल्स आर कॉल्ड हॉलो? जब उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, जब रॉबर्ट हुक ने इसकी ऑब्जर्वेशन की थी, तो ऑब्जर्वेशन में उसको, क्योंकि उसने लाइट माइक्रोस्कोप यूज किया था, लाइट माइक्रोस्कोप में उसको ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आए थे, ऐसे बॉक्सेस नजर आए थे। और जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक जुबान है, उसमें इस तरह से जो हॉलो चीजें होती हैं उनको सेल कहते हैं। ठीक है, एक हॉलो चीज को सेल कहते हैं। हम कमरे को भी सेल कहते हैं, हम चैम्बर को भी सेल कहते हैं। तो उसकी वजह से हम रॉबर्ट हुक ने उसका नाम क्या रखा, इसका नाम सेल रख दिया, तो उनको उसको स्ट्रक्चर ऐसे नजर आया था। अच्छा, सेल डिवीजन के बारे में आप लोग बात कर रहे हो कि सेल कैसे डिवाइड होता है, तो अभी हमने आगे जाके सेल डिवीजन का पूरा टॉपिक पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। विल डिस्कस दैट ओवर देयर। अभी आप सिर्फ सेल थ्योरी पे जो है वो कंसंट्रेट करें। When the cell theory was formulated at the time, there was two kingdom classification. Definitely two kingdom classification शुरू में जो पॉइंट आया था उसके इसमें तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन ही था, लेकिन बाद में फिर हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। तीसरा पॉइंट जब आ रहा था उससे पहले हमारे पास उसके बाद जो है हमारे पास वो आया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया था। लिपिड तो फैट्स को कहते हैं बेटा। देखिए बात सुने, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, शुरू में तो लिविंग होते हैं ना, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो डेड होने के बाद उनके सेल्स थोड़ी खत्म होते हैं, सेल्स तो होते हैं ना, आप सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। जी जी, हम प्रोसेस ऑफ माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। जिस सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स जो कि आपने जहन में रखने हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दीज आर द 3 पॉइंट्स जो कि आपने याद रखने हैं। और सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट किया था? शील्डन, शिवान एंड वर्शो ने किया था। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया था। तो इन तीनों पॉइंट्स को अपने जहन में याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है टाइम एंड अगेन। ठीक है जी, शुड वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक? ओके, चलिए छोटा सा एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं। So this was the principles of the cell theory. Let's move to the next topic. Characteristics of all cells. हम पहले देख रहे हैं कि भाई सारे सेल्स में कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो। सो या वो एनिमल सेल हो, या वो प्लांट सेल हो, या वो बैक्टीरियल सेल हो, या वो फंगल सेल हो, सारे सेल्स के अंदर कौन से कैरेक्टर्स लाजिमी प्रेजेंट होते हैं। लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट एंड देन वी विल गो टुवर्ड द टिपिकल सेल्स के टिपिकल सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो पहले तो हम जाते हैं कि सारे सेल्स के अंदर कौन से कैरेक्टर्स लाजिमी प्रेजेंट होते हैं।
ओके सबसे पहला कैरेक्टर, तमाम सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑल द सेल्स कंटेन अ सराउंडिंग मेम्ब्रेन. That surrounding membrane is known as cell membrane. So cell membrane is a mandatory part of each and every cell. वो प्लांट सेल में भी होता है, वो एनिमल सेल में भी होता है, वो बैक्टीरियल सेल में भी होता है, ठीक है, वो फंगल सेल में भी होता है. सो सेल मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट मैंडेटरी पार्ट ऑफ ऑल द सेल्स. सारे सेल्स के अंदर पहला कैरेक्टर क्या आ गया कि इसमें क्या मौजूद होता है? एक सराउंडिंग मेम्ब्रेन मौजूद होता है. ठीक है जी. सेकेंड है प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म भी कहते हैं. बेसिकली साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली इसके अंदर क्या सेल कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी सेल ऑर्गेनील जिसके अंदर प्रेजेंट होती है. ये जो पार्ट है ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक थिक फ्लूइड होता है, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. तो सारे सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जरूर प्रेजेंट होता है. पहला सेल मेम्ब्रेन लाजिमी प्रेजेंट होता है, सेकेंडली इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म लाजिमी प्रेजेंट होता है. ठीक है. तीसरा ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये सेल ऑर्गेनील डिफरेंशिएट होते हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर, ये डिफरेंट होते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे. हम ये बात कर रहे हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं. किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, दैट इज अनदर क्वेश्चन, दैट इज अनदर डिबेट. बट इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं. इन ऑर्गेनील्स का काम ये होता है कि ये सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. सेल बहुत सारे काम कर रहा होता है, तो वो सारे काम कौन कंट्रोल करता है? वो उनके पर्टिकुलर ऑर्गेनील्स कंट्रोल कर रहे होते हैं. हम इनको डिस्कस करेंगे आगे जाके, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. और चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि तमाम सेल्स के अंदर बेसिकली एक कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट होता है, और उस कंट्रोल सेंटर के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है. किसी सेल के अंदर आपको कंट्रोल सेंटर जो है वो न्यूक्लियस की शक्ल में नजर आएगा, और किसी सेल में आपको कंट्रोल सेंटर जो है वो क्रोमोसोम की शक्ल में नजर आएगा. तो जो हायर सेल्स होंगे, जो बड़े सेल्स होंगे, या जो बहुत कॉम्प्लेक्स सेल्स होंगे, उन कॉम्प्लेक्स सेल्स के अंदर आपको जो है क्या मिलेगा? उसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा. और जो छोटे सेल्स होंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनके अंदर तो न्यूक्लियस नहीं होता. तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से वहां पर कंट्रोल यूनिट जो होगा वो क्रोमोसोम होगा. ठीक है, वहां पर आपके पास क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट होगा, वहां न्यूक्लियस में डीएनए नहीं होगा. So these are the characteristics. These characters are present in all the cells. कोई सेल होगा ना जिसको हम सेल कहेंगे, उसके अंदर ये कैरेक्टर्स लाजमी प्रेजेंट होंगे. एक सराउंडिंग मेम्ब्रेन होगा जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाएगा, एक प्रोटोप्लाज्म होगा जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाएगा. उनके अंदर ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होंगे जो कि डिफरेंशिएट होंगे, डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंग डिफरेंट सेल्स, और उसके अंदर एक कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट होगा, और उस कंट्रोल सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स. ये सारे सेल्स के अंदर लाजिमी कैरेक्टर्स है जो कि प्रेजेंट होते हैं. तो ये जनरल कैरेक्टर्स है सारे सेल्स के अंदर. ठीक है. अब अगर कोई क्वेश्चन इन जनरल कैरेक्टर के बारे में है, मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर इनके बारे में कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा. आप नेट पे जाके देख लो, 89 है. डेट्स को छोड़ दो, डेट्स को इतनी मैटर नहीं करती. ठीक है, लीव इट. आपको डिफरेंट जगहों में डिफरेंट डेट्स मिलेंगी, उसका कोई प्रॉब्लम. प्रोटोप्लाज्म कहते हैं साइटोप्लाज्म को. यशफीन जी, हर सेल में सेल मेम्ब्रेन लाजमी है. ठीक है जी. ये जो मैंने चारों पार्ट्स बताए ना, ये हर सेल में होते हैं. सेल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है. प्रोटोप्लाज्म कहते हैं साइटोप्लाज्म. प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्मिंग, ठीक है. प्रो का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्मिंग. तो फर्स्ट फॉर्मिंग का मतलब ये है कि ये जो है इनिशियली बनता है सेल के अंदर. सेल मेम्ब्रेन बनता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म बन रहा होता है. तो साइटोप्लाज्म जो है वो इनिशियल पार्ट्स में से आता है सेल का, इसलिए इसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं. ठीक है, साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं बिकॉज इट इज फॉर्म फर्स्ट. ये पहले बनते हैं, उसके बाद उसके अंदर ऑर्गेनील्स की फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनील्स बाद में बनते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लाजिमी पार्ट है. जी, अगर यूकैरियोटिक सेल होगा ना, तो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, और क्रोमोसोम के अंदर उसका जो है डीएनए प्रेजेंट होगा. अगर यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगा
तो उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और क्रोमोसोम में डायरेक्टली उसका जो डीएनए होगा वो प्रेजेंट होगा। हाँ, तो फिजिशियन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है आपसे, उसका क्या प्रॉब्लम है? साइंटिस्ट है ना, फिजिशियन क्या है, डॉक्टर होता है ना। अली सैयद, फिजिशियन किसे कहते हैं? हम्म, डॉक्टर को कहते हैं ना, तो डॉक्टर थे और साइंटिस्ट भी थे। बहुत सारे हमारे पास साइंटिस्ट गुजरे, डॉक्टर थे, फिलोसोफर्स थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स थे। वो बहुत सारे काम करते थे, जरूरी तो नहीं है कि वो एक ही काम करते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक और देख लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। तो ये हो गया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल सेल्स, सारे सेल्स के अंदर ये करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देन वी विल वाइंड अप टिल हियर। ये जो सेल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये जो सेल आपको इस डायग्राम में नजर आता है, इस डायग्राम के अंदर ये एक सेल है, ठीक है, दिस इज अ सेल। ये इसका मेम्ब्रेन है। ये क्या है? इसका मेम्ब्रेन है, ये वाला सेल मेम्ब्रेन है इसका। ये साइटोप्लाज्म है, ये इसके ऑर्गेनील्स है, और ये इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। सो अगर ऐसा सेल हो, ऐसा एक कम्प्लेक्स सेल हो जिसके अंदर ऐसा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो कि उस न्यूक्लियस का ये मेम्ब्रेन हो, और उसके अंदर एक न्यूक्लियर, ये जो है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट हो, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज नोन एज प्रोकैरियोटिक, सेकंड इज नोन एज यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है फॉल्स, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें इस टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो, जिसमें मेम्ब्रेन हो, जिसमें न्यूक्लियोलस हो, जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म हो। ये नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। ये बहुत कम्प्लेक्स न्यूक्लियस है। ये कम्प्लेक्स न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सो प्रोकैरियोटिक में आपके पास बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो सेल होता है उसके अंदर इस किस्म का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि जस्ट न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो इट मींस दैट this type of nucleus which has a complete nucleus present in it, which has a nuclear membrane, which has a nucleoplasm, a nucleolus present in it, this is known as a eukaryotic cell। इसको हम eukaryotic cell कहते हैं, ठीक है। prokaryotic cells are the first cell on the earth। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल जो अर्थ पे थे वो प्रोकैरियोटिक थे, बैक्टीरिया के जो सेल है। अब इसमें देख सकते हो कि आपने पहला सेल भी देखा और अब इस सेल को भी देख रहे हो। इस सेल के अंदर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर न्यूक्लियस की बजाय एक इसके अंदर क्या है? डीएनए प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सो रादर देन अ कम्प्लेक्स न्यूक्लियस, इसके अंदर कम्प्लेक्स न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। बहुत सारे मटेरियल भी इसके अंदर नहीं होते, ठीक है। ऑर्गेनील्स भी इसके अंदर बहुत सारे नहीं होते, ऐसे फ्लैजिलम, राइबोसोम्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इसमें बहुत कम्प्लेक्स मटेरियल नहीं होते। सो ये बहुत सिंपलेस्ट सेल्स है। दुनिया के अंदर सबसे पहले जो सेल्स आते थे वो इस टाइप के सेल्स थे हमारे पास। जो बैक्टीरिया सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है दुनिया के अंदर जो प्रेजेंट था, उसके बाद बाकी ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए, ठीक है। प्रोकैरियोट का मतलब, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या नहीं होता? मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, फर्स्ट थिंग। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, यानी डीएनए कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर। ऑर्गेनील्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स नहीं होते हैं, यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसमें प्लास्टिड्स नहीं होते, ठीक है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते, इसमें बल्कि हल्के हल्के से जैसे राइबोसोम प्रेजेंट है या कुछ और फूड वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। अदरवाइज इसमें ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की प्रेजेंस नहीं होती है। सो प्रोकैरियोटिक सेल do not have a membrane bound nucleus, it has a nucleoid. A nucleoid is basically a region of DNA concentration। okay, organelles are not bounded by membranes, so it's very simple cell, ये बहुत simple होते हैं, ठीक है। on the other hand eukaryotic cells जो हमारे पास होते हैं, a eukaryotic cell basically have nucleus bounded by membrane,
इट इंक्लूड फंजाई, प्रोटिस्ट, प्लांट एंड एनिमल सेल। और इन सब के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है। इनकी क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं ना कि प्रोटिस्ट है, प्लांट्स है, फंगस है, एनिमल्स है, तो इनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है। ओके, इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होंगे। हम आगे जाके जो पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जो हमने पढ़ना है, ये जो सेल हम पढ़ेंगे या ये जो सेल्स हम पढ़ेंगे, ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स है। हमें यहाँ प्रोकैरियोटिक नहीं डिस्कस करना डिटेल में बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक हमने जो है वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ चैप्टर 2 में हमने बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करना है, हमने एनिमल सेल को डिस्कस करना है और हमने प्लांट सेल को डिस्कस करना है। ये दोनों यूकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है, ये इसके 3D स्ट्रक्चर्स है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है जो कि हमने डिस्कस करने हैं। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस, हमने इससे स्टार्ट लेना है। ठीक है, अब अगर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कोई क्वेश्चन किसी का है तो वो क्वेश्चन कर ले, ताकि हम चैप्टर को वाइंड अप करें और टॉपिक को वाइंड अप करें। प्रोटेस्टा नहीं पढ़ा? अरीशा फोरम प्रोटेस्टा नहीं पढ़ा? क्यों नो सर, हद करते हो भाई। चैप्टर नंबर 5 किसके बारे में था? अलगा किस चीज में आता था? किंगडम प्रोटोक्टेस्टा, प्रोटेस्टा कहलाता है ना वो। तो और कोई क्वेश्चन है या लेक्चर वाइंड अप कर लूं मैं? ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लोज द रिकॉर्डिंग फ्रॉम हियर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आई विल आंसर दैट। थैंक यू सो मच।